हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन और यूजीसी नेट हिंदी हिंदी उपन्यास हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी उपन्यास में वो है तमस। तमस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर तमस। ठीक है, तमस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और इससे पहले जो भी और उपन्यास थे 8 उपन्यास हमारे हो चुके हैं और आज ये हमारा 9 नंबर का उपन्यास है तमस। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं एक ही बार में तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आप देखो कहीं से भी तैयारी करना चाहें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बार बार नहीं करनी, बस एक ही बार में कर लेना, वो भी मन लगा करके और पूरा टाइम निकाल करके। तो बार बार पढ़ने से और कई सालों पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ लें। तो जहाँ से भी आपको पढ़ना वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और लास्ट वाली जो वीडियो हैं, लास्ट वाली जो क्लासेस मैं ले चुकी हूँ उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। भीष्म साहनी के द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। ठीक है, जो तमस उपन्यास है ये भीष्म साहनी इसके कौन है, रचनाकार हैं। और यह उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ था। कल हमने पढ़ा था मानस का हंस उपन्यास जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था और ये 1973 में हुआ था। 1947 की एक घटना पर आधारित है। इसकी कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। ठीक है, और इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। तो ये भी ध्यान रखना, ये लाहौर के आसपास की इसमें कथा है जो जिसमें केवल 5 दिन के लिए एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसकी कथा इसमें रखी गई है। तो ये विभाजन के तौर पर ही लिखा गया है। 1947 में जो घटना हुई थी उसी को दिखाया गया है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आते हैं। ठीक है, जो इसका पहला खंड है उसमें सांप्रदायिक तनाव की कहानी है और जो दूसरा भाग है उसमें अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आते हैं। ठीक है, इसका कथासार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके पास अभी टाइम है और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, सारा टाइम आपने इसी पेपर को दे रखा है, तो आप ज़रूर अच्छे से थ्योरी को भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जितना मिल जाए उतना ही कम होता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उपन्यास का जो आरंभ है नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है, तो नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना। देखो आप कोई भी प्लीज़ बुरा मत मानना, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखी हैं। ऐसा मत सोचना किसी कोई जाति वाद या किसी पर, ऐसा नहीं है। मतलब जैसा लेखक ने लिखा है वैसा ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उपन्यास का जो आरंभ है वो नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपये दे करके एक सुअर मरवा देता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। ठीक है, मतलब अंग्रेजी सरकार, इसका जो मेन जो जड़ है वो आप अच्छे से समझ लेना। मुराद अली ने नत्थू चमार को 5 रुपये दिए थे सुअर मारने के लिए और बोला था कि इसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दो। क्योंकि अंग्रेजी सरकार का चमचा था, इसलिए सीधी सी बात है अंग्रेजी सरकार ने ये काम करवाया था। ठीक है, वो चाहते थे, उन्हें पता था कि जो मतलब अगर मस्जिद की उस पर फेंकेंगे सीढ़ियों पर तो जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमानों में झगड़ा ज़रूर होगा। तो ऐसा अंग्रेज करते रहते थे। तो इस घटना से मुसलमानों में खलबली मच जाती है और एक गाय भी मार दी जाती है। वो सुअर को मारते हैं तो वो मतलब हिंदुओं की गाय को मार देते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर गाय मारेंगे और वो उनका सुअर, तो मतलब दोनों में तनाव तो बढ़ेगा ही। फलस्वरूप शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। मतलब एक मंडल, नागरिकों का जो एक मंडल है वो मतलब रिचर्ड के पास जाता है, जो वहाँ पर उस टाइम पर
डिप्टी कमिश्नर होते हैं और उनसे शांति स्थापना की उम्मीद करता है, सहयोग करने के लिए बोलता है। लेकिन शिष्टमंडल के जो प्रमुख हैं वो हैं बख्शी जी, शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं। ठीक है, वो रिचर्ड से क्या कहते हैं कि आप कर्फ्यू लगा दीजिए, ये सारा जो दंगा फसाद है वो रुक जाएगा। लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता है, वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। ठीक है, उसको सब कुछ पता है और चाल तो उन्हीं की थी। ठीक है, तो उन सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बने रहते हैं। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। ठीक है, कैसे होने लगती है? खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव तक फैल जाती है। कहाँ तक फैल जाती है? गांव तक। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। सैयदपुर गांव का नाम दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से लड़ाइयाँ खूब हो रही हैं, खूनी संघर्ष हो रहा है। वो उनके आदमियों को मार रहा है और वो उनके आदमियों को मार रहा है। ठीक है, गदर कथा, आपने गदर कहानी देखी होगी, जो नए बच्चे शायद ना देखी हो, उन्होंने जो पुरानी फिल्म आई थी गदर। ठीक है, गदर में बिल्कुल जो 1947 की घटना पर ही वो भी आधारित है वो फिल्म। आपको कभी ज़रूर देखनी चाहिए जिन्होंने नहीं देखी है। वैसे तो पुराने जो लोग हैं उन्होंने तो ज़रूर देखी है, हमने तो बहुत बार देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। ठीक है, पुरानी वाली की बात कर रही हूँ, इस बार की में तो मुझे खुद नहीं पता क्या है। लेकिन पहले जो आई थी सनी देओल और अमीषा पटेल की, वो बहुत अच्छी फिल्म थी और उसमें यही संघर्ष दिखाया गया है। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। सिख औरतों का नाम इसमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो लाहौर के आसपास की कथा है और वहाँ पर मतलब सिख ज़्यादा थे। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। जब उन्हें पता चल गया है ना, अब इसमें खूब मतलब इनका आपस में जितना हम चाहते थे उतना तो फूट पड़ी चुकी है, तब वो आते हैं। ठीक है, नगर और गांव के ऊपर से एक हवाई जहाज़ मंडराता है। वो क्या करते हैं फिर देखो, और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। नगर और गांव के ऊपर से जहाँ पर झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर ये दंगा हो रहा होता है, वहाँ से एक हवाई जहाज़ है वो मंडराता है, देखता है सारी स्थिति को, और लोग क्या करते हैं, आतंकित होकर के अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। लोग डर जाते हैं उससे। कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी बना दी जाती है जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के जो सदस्य हैं, अमन का मतलब शांति होता है ना, तो अमन का मतलब शांति है। अमन कमेटी के जो सदस्य हैं वो एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था, वही तो सरकार चाहती थी, वही तो अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेजों की सरकार थी उस टाइम पर, है ना। और यही सरकार हमेशा चाहती है, चाहे आज की सरकार ले लो, चाहे पुरानी सरकार ले लो, चाहे किसी की भी सरकार ले लो, कभी की भी सरकार ले लो, कोई भी राजा ले लो, सब यही चाहते हैं कि आम आदमी में फूट पड़ी रहे, है ना। इसीलिए मैं तो कहती हूँ जो भी बच्चे मतलब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, आप राजनीति के चक्करों में ना पड़ें। और मतलब कहने का ये है कि नेताओं के ऊपर तो लड़ाइयाँ ना करें आपस में, है ना। होता है ना, आजकल देखते हैं कहीं भी आप फेसबुक वगैरह खोल के देख लो, वो नेता आराम से एसी में सो रहे हैं और आप लोग बीच में मतलब लड़ रहे हैं उनको लेकर के। वो गाड़ियों में घूम रहे हैं और आपके पास कपड़े भी नहीं है तन ढकने के लिए। मतलब होता है ना, बहुत लोगों के साथ देखा है हमने, एक दूसरे को मार रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं, बहुत देखा है। और मैंने बहुत करीब से देखा है इस चीज़ को, इसलिए मैं जानती हूँ। और मुझे तो अब सबसे नफरत है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो। लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था। लोग अपने परिवार से, घरों से बिछुड़ चुके हैं, उनके घर जला दिए गए, संपत्ति लूट ली गई हैं। शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। और तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। ठीक है, 5 दिन की कहानी है ये, इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। आगे देखते हैं इसके मुख्य पात्रों से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खाली मैंने पात्र ही नहीं रखे हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी रखे हैं। नत्थू चमार कौन है? 5 रुपये में मुराद अली के कहने पर सुअर को मार देता है और मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक देता है। मुराद अली ये अंग्रेज़ों का चमचा है, पतली बेंत की छड़ी झुलाता रहता है, क्योंकि उसको भाई अंग्रेज़ों का चमचा है तो उसको तो अपने आप पर बड़ा घमंड है, इसलिए पतली बेंच की छड़ी झुलाता रहता है। ऐसा कोई वही आदमी कर सकता है जिसको ये लगता हो कि हाँ मेरा रौब चल रहा है। बख्शी जी ये जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं जो कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता। मास्टर रामदास ये कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता है, ये भी कामचोर है। ठीक है, कामचोर है ये भी। और जो कश्मीरी लाल है, कश्मीरी लाल भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये भी ध्यान रखना। जनरल सिंह ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है।
मानसिक रूप से विकृत है, जो जनरल सिंह है वो कौन है, मानसिक रूप से विकृत है। वर्षों जेल में रहने के बाद कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के तट पर नाचा था। शहर से वॉलंटियर बनकर ये लोहार गया था, सॉरी लोहार नहीं लाहौर गया था। ठीक है, तो शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर कौन गया था, जनरल सिंह गया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वर्षों जेल में रहा था ये, इसलिए कमज़ोर हो गया। और रावी नदी के ये PYQ है, यहाँ से पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि रावी नदी के किनारे पर कौन नाचा था नेहरू जी के साथ, तो ये कौन नाचा था, जनरल सिंह नाचा था। ठीक है, शंकरलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, शंकरलाल भी मेहता का विरोधी है ये। देशराज ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, देशराज। अजीत सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य है। देखने में एकदम जवाहरलाल नेहरू जैसा दिखता है, कौन, मेहता जी। ठीक है, वो तारक मेहता उल्टा चश्मा नहीं है, बल्कि मेहता जी किसके जैसे दिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए और कांग्रेस कमेटी के प्रधान बन गए। सबसे उजली खादी भी यही पहनते थे, कौन, मेहता जी। देवदत्त कौन है, ये कम्युनिस्ट है। रिचर्ड कौन है, ये जिला कलेक्टर है, रिचर्ड। और लीजा रिचर्ड की पत्नी है। लीजा किसका नाम है, रिचर्ड की पत्नी है। पुण्यात्मा वानप्रस्थ संस्कृति के ज्ञाता हैं। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक हैं। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक हैं। बोधराज ये शब्द वेदी बांध चला सकने में समर्थ थे, वही शब्द वेदी बांध जो दशरथ जी ने चलाया था श्रवण कुमार के ऊपर। ठीक है, वैसे श्रवण कुमार को उन्हें पता नहीं था कि वो श्रवण कुमार है, लेकिन वही बाण उन्होंने चलाया था, शब्द वेदी बाण। रघुनाथ अकेला एक ऐसा हिंदुस्तानी आदमी है जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ में उठना बैठना था। ठीक है, ये रिचर्ड के साथ में उठना बैठना था किसका, रघुनाथ का। हयात बख्श कौन है, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है हयात बख्श। हार्वर्ड कौन है, तो ये मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल है हार्वर्ड। मौलाना आज़ाद बिजली कंपनी में क्लर्क हैं, मौलाना आज़ाद। जत्थेदार किशन सिंह गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा इसने संभाला था। जत्थेदार किशन सिंह ने गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा संभाला। इसके अलावा सरदार हरि सिंह, बिशन सिंह मनियारी वाले, युवा प्रीतम सिंह, सोहन सिंह, बलदेव सिंह, हरनाम सिंह, बंतो, ये बंटो नाम नहीं है बल्कि बंतो है, इकबाल सिंह, राजो, अल्लाह रखा, प्रकाशो, लक्ष्मी नारायण, ये सारे पात्र याद रख लेने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तमस एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तमस क्या है, एक समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास है, यानी कि यथार्थ पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है। प्रमुख उद्धरण यहाँ पर हम देख लेते हैं जहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। कौन कहता है, जो डिप्टी कमिश्नर है रिचर्ड बोलता है। ठीक है, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वह किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ये भी रिचर्ड का ही कहना था। ठीक है, ये रिचर्ड ने ही बोला था, ये रिचर्ड के ही कथन है सारे। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं, ये भी रिचर्ड का ही कहना था। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा, ये रिचर्ड का ही कहना है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है, ये लेखक का कथन है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता, ये देवदत्त का कहना है। जो देवदत्त कौन था, अखाड़ा संचालक था। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं तो अंग्रेज़ों की हालत कमज़ोर पड़ जाती है, अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी हालत मजबूत बनी रहती है, ये मीरदाद का कहना है। ठीक है, किसका है, मीरदाद एक पात्र है, उसका बोलना है। फसाद करने वाला भी अंग्रेज, फसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज, ये बख्शी जी का कहना है। ठीक है, इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है, अब तुम्हें और क्या काम करना है, ये लीजा कहती है रिचर्ड की पत्नी, जो कि एक अच्छी लेडी है। ठीक है, मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड,
मुझे जल्दी गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। ये कौन कहती है? लीजा कहती है, उसकी पत्नी। बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ लूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले भाई, क्या करूं? ये कश्मीरी लाल का कहना है। किसका कहना है? कश्मीरी लाल का, जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही ना दो। ये शंकर लाल का कहना है। ये भी कौन था? कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है ये भी। बंतो तेरा रब्बा राखा सर्वत दा रब्बा राखा, ये गीत याद रख लेना। ये गीत तमस उपन्यास के अंदर आया है, ठीक है। बंतो तेरा रब्बा राखा सर्वत दा रब्बा राखा। कांग्रेस की सदस्यता के नियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, अभी 2023 में आया था। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देते हों वही सदस्य बन सकता है। सदस्यता का जो 4 आने सालाना चंदा दे सके, शुद्ध हाथ की कती हुई और हाथ की बुनी हुई खादी पहनता हो, चरखा काटता हो, ठीक है। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देसराज गाते थे। जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हें दे मन दे विच। यहाँ पे देख लेते हैं। जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हें दे मन दे विच, ओह मजनू बंदे फिरदे ने हर सहरा हर वंदे विच, ठीक है। ये इसमें गीत आया है जो कि रामदास और देसराज गाते हैं, इनको ध्यान रखना। 20 में सानी के अन्य उपन्यास भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था और मृत्यु 2003 में हुई थी, ठीक है। 1915 में जन्म किसका होता है? भीष्म सानी का होता है, और 2003 में ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। झरोखा, इनका एक उपन्यास है झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी, जय हिंद की सेना 2010 ईस्वी, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, और लाइक कर देना। रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर मेरे लिए थोड़ा बहुत करेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी। एक क्लास की जगह आपको 2 क्लास मिल जाए करेंगी हिंदी की, लेकिन आप देखें और सपोर्ट तो करें, तभी तो।